नमस्कार। आज हम बात करेंगे विधि शास्त्र में जो प्राकृतिक व्यक्ति किसे माना गया है, यानी नेचुरल पर्सन्स, और उनकी विधिक स्थिति क्या है, जिसमें मुख्यतः अजन्मे बालक की, यानी जिसने अभी तक जन्म नहीं लिया है, और मृत व्यक्ति की विधिक स्थिति क्या है। व्यक्ति का संबंध व्यक्तित्व से होता है। सामान्यतः अगर हम बोलें व्यक्ति, तो इसका अभिप्राय जो लगाया जाता है वो जीवित व्यक्तियों से लगाया जाता है। व्यक्ति अधिकार और दायित्वों से युक्त होता है। इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के व्यक्ति आ जाते हैं। सामान्य के अनुसार भी व्यक्ति शब्द में प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। प्राकृतिक व्यक्ति से अभिप्राय जीवित व्यक्ति के रूप से होता है, जबकि कृत्रिम व्यक्ति जो है, आर्टिफिशियल या फिक्शियस पर्सन, इसका सृजन विधि कुछ प्रयोजनों के लिए करती है, यानी इसका उद्भव और सृजन कानून के द्वारा होता है। तो इस प्रकार अधिकारों और कर्तव्यों को धारण करने वाली इकाई को व्यक्ति का सूचक माना जाता है, व्यक्ति का द्योतक माना जाता है। अब एक प्रश्न आता है कि व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन्स। तो एक आम आदमी से पूछा जाए कि व्यक्ति से क्या समझते हो, तो वो मनुष्य यानी जीवित व्यक्ति के बारे में ही उसकी धारणा होती है कि व्यक्ति का मतलब है जीवित मनुष्य। परंतु विधिक अध्ययन की दृष्टि से व्यक्ति यानी पर्सन को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्राकृतिक व्यक्ति यानी नेचुरल पर्सन, और कृत्रिम व्यक्ति यानी आर्टिफिशियल और फिक्शियस पर्सन। विधि के अंतर्गत जो नैसर्गिक मनुष्य यानी जीवित प्राणी, जीवित मानव प्राणी के अलावा अन्य एंटिटीज़ को, यानी अन्य अस्तित्वों को भी व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। ऐसे अस्तित्व, ऐसी एंटिटीज़ जो जीवित प्राणी ना होते हुए भी विधिक प्रयोजन के लिए व्यक्ति मान लिए जाते हैं विधि द्वारा, वो कृत्रिम या आर्टिफिशियल व्यक्ति कहलाते हैं। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक व्यक्ति के बारे में, यानी नेचुरल पर्सन्स के बारे में। प्राकृतिक व्यक्ति यानी जीवित मनुष्य प्राणी, जीवित मानव प्राणी, विधिक प्रयोजनों के लिए मुख्यतः प्राकृतिक मनुष्य पर ही विचार किया जाता है। प्रत्येक जीवित व्यक्ति के, जीवित मनुष्य के कुछ अधिकार होते हैं और उसे कर्तव्याधीन रखा जा सकता है, इसलिए उसे विधि की दृष्टि में व्यक्ति माना जाना स्वाभाविक है। इस संदर्भ में दो प्रमुख एंटिटीज़ हैं जिनकी विधिक स्थिति, लीगल स्टेटस के रूप में विचार किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जो कुछ भिन्न स्वरूप लिए हुए हैं। पहले हम बात करेंगे अजन्मे बालक की विधिक स्थिति, लीगल स्टेटस ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, यानी जिसने अभी तक जन्म नहीं लिया है और जो माँ के गर्भ में ही है। तो अजन्मे व्यक्ति की, अजन्मे बालक की विधिक स्थिति के संबंध में न्यायविद जो हैं उनमें एक मतों में एक रूपता नहीं है। एक वाद में अजन्मे बालक के जन्म के पश्चात उसको जो शारीरिक विकृति हुई थी उसके लिए प्रतिवादी को जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि उसकी विकृति का कारण प्रतिवादी की असावधानी थी जो उस समय बरती गई थी जब वो माँ के गर्भ में था। तो इस वाद में प्रतिवादी को जिम्मेदार ठहराया गया। परंतु वाकर बनाम ग्रेट नॉर्थ रेल कंपनी ऑफ आयरलैंड के आयरिश वाद में अजन्मे बालक को हुई क्षति के लिए दावा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि यह निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता
कि क्षति का कारण गर्भावस्था में हुई क्षति ही थी या अन्य कोई। कहने का तात्पर्य है कि पहले वाद में अजन्मे बालक को विधिक रूप से व्यक्ति स्वीकार नहीं किया गया, परंतु दूसरे आयरिश वाद में अजन्मे शिशु को व्यक्ति के रूप में मान्य किया गया है। संपत्ति विधि में भी अजन्मे बालक को विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है और वह संपत्ति का स्वामी हो सकता है, परंतु संपत्ति पर अजन्मे बालक का स्वामित्व समाश्रित होगा, क्योंकि संभव है कि वह जीवित पैदा हो या ना हो, और जीवित पैदा होने के बाद भी जीवित रहे या ना रहे, या गर्भ में ही मृत्यु हो जाए या वह मरा हुआ ही पैदा हो। आपराधिक विधि में भी ऐसे बालक की गर्भस्थ बालक जिसका जीवित जन्म लेना सुनिश्चित है, किसी प्रकार की क्षति कारित करना या मृत्यु कारित करना दंडनीय अपराध है। इसी प्रकार ऐसा शिशु जो जीवित पैदा हो रहा हो, ऐसा कुछ करना कि वह जीवित पैदा ना हो, हत्या का अपराध होगा। ये सब भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराओं में वर्णित है। विधि में अजन्मे बालक को विधिक व्यक्तित्व प्राप्त होने का एक ठोस उदाहरण यह है कि प्राचीन काल में गर्भस्थ महिला को तब तक फांसी नहीं दी जाती थी जब तक कि उसकी प्रसूति यानी उसका डिलीवरी ना हो जाए। हिंदू विधि में भी संपत्ति के बंटवारे के समय अजन्मे बालक के हिस्से को अछूत छोड़ दिया जाता था, यानी अगर बंटवारा हो रहा है यूनाइटेड हिंदू फैमिली में, संयुक्त हिंदू परिवार में, और कोई बच्चा कोई शिशु गर्भ में है, तो उसका हिस्सा भी अलग से रख दिया जाता था ताकि जन्म लेने पर वह उस हिस्से को प्राप्त कर सके। और अगर अजन्मे बालक के हिस्से को ध्यान में ना रखकर बंटवारा किया जाता है तो वह अवैध माना जाएगा। अब एक नज़र डालते हैं मृत मनुष्यों की विधिक स्थिति, लीगल स्टेटस ऑफ डेड पर्सन। डायस और ह्यूज के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के पश्चात विधि की मृतक में कोई रुचि नहीं रहती है, अतः मृत मनुष्यों को विधिक दृष्टि से व्यक्ति नहीं माना जाता, क्योंकि उनके न तो अधिकार हो सकते हैं और न ही दायित्व। मनुष्य की मृत्यु के साथ उसका संपूर्ण अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। फिर भी कुछ प्रयोजनों के लिए मृत व्यक्ति का विधिक अस्तित्व बना रहता है। इसका उदाहरण है उत्तराधिकार संबंधी विधि। उत्तराधिकार संबंधी विधि के अंतर्गत मृतक की संपत्ति का वयन डिस्पोजल उसके द्वारा वसीयत में की गई व्यवस्था के अनुसार ही किया जा सकता है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि न्यायालय उसे विधिक रूप से मान्य करता है। इसका तात्पर्य यह है कि न्यायालय मृतक की इच्छाओं के अनुसार ही उसकी संपत्ति का व्ययन करता है, और मृतक की संपत्ति के व्ययन को अधिकार को मान्यता देना वास्तव में उसके उत्तराधिकारियों के अधिकार को मान्यता देना है, क्योंकि संपत्ति का प्रयोग उसके उत्तराधिकारी ही करेंगे, न कि मृत व्यक्ति स्वयं। मनुष्य के मृत शरीर को किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है, फिर भी विधि अपेक्षा करती है कि मृत व्यक्ति के शरीर का अंतिम संस्कार शालीनता से किया जाए। भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड आईपीसी के अनुसार किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या किसी व्यक्ति के धर्म को अपमानित करने के आशय से की गई शव की अवहेलना दंडनीय अपराध मानी गई है। परंतु मृत शरीर की अवहेलना या निषेध
मृत के किन्हीं अधिकारों का या कर्तव्यों का प्रतीक ना होकर समाज के हितों को संरक्षित किए जाने का प्रतीक है। कुछ सीमा तक मृतक व्यक्ति की ख्याति को कानून संरक्षण प्रदान करता है। दंड विधि के अंतर्गत मृतक व्यक्ति के विषय में अपमानजनक लेख प्रकाशित करना दंडनीय अपराध माना गया है। इसी प्रकार मृत व्यक्ति पर किसी प्रकार का लांछन लगाया जाना मानहानि के दावे के लिए आधार प्रस्तुत करता है। यदि इसके कारण मृत व्यक्ति के जीवित सगे संबंधियों या परिचितों की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचता हो अथवा उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती हो, तो इस प्रकार मनुष्य या जीवित प्राणी को प्राकृतिक व्यक्ति का द्योतक माना गया है। यानी मनुष्य या जीवित जो भी प्राणी है, जीवित मानव प्राणी वो प्राकृतिक व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि उसके कुछ अधिकार होते हैं और उसको कर्तव्य के अधीन किया जा सकता है, इसलिए उसे व्यक्ति माना जाना स्वाभाविक है। और अजन्मे व्यक्ति के संबंध में अलग अलग न्यायविदों के अलग अलग विचार है, परंतु भारतीय दंड संहिता में अजन्मे व्यक्ति के प्रति की गई किसी भी प्रकार की हानि दंडनीय है। संयुक्त हिंदू परिवार में बंटवारे में अगर अजन्मे बालक का हित नहीं रखा जाता तो वह अवैध माना जाएगा। अजन्मा व्यक्ति संपत्ति पर स्वामित्व भी प्राप्त कर सकता है, परंतु वैसा स्वामित्व समाश्रित होगा जो उस बालक के जीवित रहने पर या जीवित पैदा होने पर ही निर्भर करेगा। इसी प्रकार मृत मनुष्यों में विधि की कोई रुचि नहीं रहती है। मृत शरीर के कोई अधिकार या कर्तव्य नहीं होते हैं, परंतु उत्तराधिकार विधि में मृत व्यक्ति की विधिक स्थिति उसकी संपत्ति को व्ययन करने के लिए मान्य की जाती है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह मृतक व्यक्ति को विधिक अधिकार प्राप्त है। ये उसके अधिकार उसके उत्तराधिकारियों द्वारा प्रयोग होते हैं। इस प्रकार यह उसके उत्तराधिकारियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करना है। मृत व्यक्ति के शरीर की अवहेलना करना या उसकी ख्याति को नुकसान पहुंचाना यह भी दंडनीय माना गया है। तो प्राकृतिक व्यक्तियों में जो दो प्रमुख स्टेटस है एंटिटीज़ के, वो आते हैं आपके क्वेश्चन में, अजन्मे बालक की विधिक स्थिति और मृत मनुष्यों की विधिक स्थिति, और आगे हम बात करेंगे पशुओं की विधिक स्थिति के बारे में भी। धन्यवाद। जय हिंद।